हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ सुपर टेट के एनवायरनमेंट के सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ताकि डिटेल में उसके बारे में बात कर सकें। यहाँ पे आप जो पहला टॉपिक देख पा रहे होंगे वो है पर्यावरण की संकल्पना। और इस संकल्पना के अंदर कई सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे उसकी अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण किस शब्द से मिलकर बना है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है उसकी, और उसके शब्द से क्या क्या अर्थ निकल के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अर्थ एवं परिभाषा में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट शब्द जो है वो इन्वायरो नर से मिलकर बना है, तो किस भाषा से लिया गया है, उसकी क्या मीनिंग है, उसका मतलब होता है पास पड़ोस, या पास पड़ोस में क्या चीज़ें आ जाएंगे, जैविक अजैविक घटक आ जाएंगे हमारे। तो उसकी पूरा जो अर्थ एक तरह से निकल के आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस और उसका टॉपिक के बारे में हम देखेंगे डिटेल में आगे। फिर है पर्यावरण के घटक, जो उसके कंपोनेंट्स हैं। पर्यावरण के इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप जानते होंगे कि जैविक घटक और अजैविक घटक, दो घटक होते हैं, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जितने भी लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, सजीव, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे, यानी कि जैविक घटक में आएंगे। और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, वो सारी किस में आ जाएंगी, वो सारी आ जाएंगी एबायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, जो भी आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह, ये सब गॉड मेड चीज़ें हैं, तो ये सब भी आपके किस में आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगी। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, कैसा रिलेशनशिप है ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ। वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि कैसा रिलेशनशिप हमारा एनवायरनमेंट के साथ में है। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है पर्यावरण की अवधारणाएं, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, कि कैसे मतलब इन्वायरमेंट का जैसे सबसे पहले इन्वायरमेंट आया कि ह्यूमन आया, तो आंसर यही होगा इन्वायरमेंट आया। तो वो कौन सा काल था, आखेटक काल था, आदि मानव काल था, ठीक है, पशुपालन काल था, कृषि काल था, कौन सा काल था। तो वो उसमें बहुत अलग अलग तरह के अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिफ्थ टॉपिक, वो है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करते हैं ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ में, जो जैसा इंटरेक्शन हो रहा है, जितने भी इंटर रिलेशनशिप हैं वो सारे इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। इसमें बहुत सारे, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। मतलब जितने भी अर्थ पे लिविंग स्पीशीज़ है वो कितने कितनी कितने तरह के स्पीशीज़ में, वैरायटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर, और हर जानवर की या हर एनिमल की एक अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, और जीनस एक ही होता है और स्पीशीज़ कई सारी होंगी, आपने देखा भी होगा, या जीनस ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जितनी भी स्पीशीज़ अर्थ पर हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीवों के बीच की विविधता, यानी कि जैव विविधता। यहाँ पे उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं। इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में, उसका संरक्षण करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से आंदोलन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं। ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे। फिर है प्रमुख सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि अर्थ समिट है, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पर हुई थी, कि हमें विकास तो करना है लेकिन पूरे इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना है, और ऐसा नहीं विकास करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को के लिए कुछ ना बचे, उनके लिए कोई रिसोर्सेस ना बचे, इसीलिए हमें सबको साथ में लेकर चलना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे सम्मेलन हुए, अर्थ समिट है, और जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। उसके अलावा कई प्रोटोकॉल्स भी आए हुए हैं, इसी में प्रोटोकॉल्स भी आ जाएंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, और बहुत सारे ओजोन डेप्लीशन को रोकने के लिए बहुत सारे सब आपके प्रोटोकॉल्स लाए गए, एमिशंस को, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रोकने के लिए कई प्रोटोकॉल्स आए, वो सारे हम किस में देखेंगे, सम्मेलन में।
फिर आप देखेंगे महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से आपके हैं। तो महत्वपूर्ण संस्थान जो आपके कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से ऐसी जगहें हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में और उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर है महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 5 जून को होता है। ठीक है, तो इसका डिसीजन कब लिया गया था, फर्स्ट अर्थ समिट में लिया गया था। तो इस तरह से एक एक चीज़ को सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर है प्रमुख पुरस्कार, जो मेन जो अवार्ड्स दिए गए हैं इन्वायरमेंट का, जिन्होंने प्रोटेक्शन किया है और जो अभी भी लगे हुए हैं प्रोग्रेसिव वे में काम कर रहे हैं, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं, किन किन इंस्टीट्यूट्स को अवार्ड मिल चुके हैं और किस किस कैटेगरी में अवार्ड्स होते हैं, दिए जाते हैं, वो सारे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है वो है वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण। उसमें सारे जीव आ जाते हैं, यानी कि आपके फ्लोरा प्लांट्स भी आ गए और फौना यानी कि एनिमल्स भी आ गए। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो वन में रह रहे हैं वो सारे उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, या तो उनके नेचुरल हैबिटेट में कर सकते हैं, यानी कि उनका जो नेचुरल जो उनका वास स्थान है वहाँ पे हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, जिन्हें कि इन वीवो कंजर्वेशन बोल सकते हैं हम। और इन विट्रो यानी कि बाहर लाकर हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से उन्हें बाहर निकाल लिया, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क में हम बना के उनको कंजर्व कर सकते हैं। फिर है वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे भी हम वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। फिर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जिसमें कि हम फ्लोरा एंड फौना दोनों को कंजर्व कर सकते हैं और एनिमल्स को भी और कुछ कुछ नेशनल पार्क्स या आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स किसी एक पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर बर्ड्स के लिए फेमस है, तो उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जैसे सलीम अली आपका है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कश्मीर में वो बर्ड्स के लिए फेमस है। इस तरह से करके आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आपका आजकल पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका टॉपिक यहाँ पे आप थर्ड टॉपिक देख पा रहे हैं, तो इसकी सब हेडिंग्स हो गई। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक होगा क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होंगे वो डिस्कस करे जाएंगे। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में आपका क्या क्या आ जाएगा, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और आपका वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे इसमें प्रदूषण हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर है नेक्स्ट ऊर्जा। ऊर्जा में हम नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय दोनों ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ेंगे, जो आपका रीन्यूवेबल और नॉन रीन्यूवेबल सोर्सेस हैं एनर्जी के, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नवीकरणीय में क्या होता है, जिनका निर्माण किया जा सकता है और वो नष्ट नहीं होंगे, उनको हम बना सकते हैं फिर से। अनवीकरणीय में क्या आ जाएंगे, जिनका एक टाइम के बाद अगर हम दोहन करते रहें तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, वो सारे आपके ख़त्म होने की कगार पे है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब। उसके अलावा आपका आता है संसाधन यानी कि रिसोर्सेस। तो संसाधन में हम जितने भी संसाधन मानव के लिए और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स अभी इंडिया के कुछ वेटलैंड्स को मान्यता दी गई है एज अ वेटलैंड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर आता है आपका बायोम। ठीक है, जितना भी आपका अर्थ पे जो भी लिविंग बींग्स रह रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, उन वो सारे एक लार्ज एरिया में यानी कि अर्थ पे रह रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, बायोम। और उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आ रहा है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में हम देखेंगे कैसे सीज़न बाय सीज़न ग्रोथ होती है या फिर नहीं होती है। जैसे कि आपके प्लांट्स हैं तो फॉरेस्ट में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हो जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हाँ, तो उनका सीज़न पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, किस सीज़न में वो डेसिडुअस झड़ जा रहे हैं, कौन कहाँ पे किस क्लाइमेट में किस तरह के प्लांट्स की वेराइटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, किस तरह के एनिमल्स की ज़्यादा वेराइटी देखने को मिल रही है। जैसे सवाना है तो सवाना कटीली झाड़ियाँ होती हैं जो हमारे हाइट
तक के लगभग बराबर होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जानवर मिलेंगे, किस तरह के जानवर मिलेंगे। तो क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है वहाँ के फ्लोरा और फौना पे, ठीक है। और सनलाइट का भी अफेक्ट पड़ता है, वो भी क्लाइमेट में ही आ जाता है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस हो गया है, जो कि सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।